नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम अपराध से जुड़ी सच्ची घटनाएं लाते रहते हैं कहानियों के रूप में। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। उस दिन अप्रैल 2023 को 18 तारीख थी। सुबह के यही कोई 8 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की अतरा कोतवाली के इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला अपने कक्ष में मौजूद थे। वह निकाय चुनाव को संपन्न कराने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मंथन कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर कॉल आई। उन्होंने कॉल रिसीव कर जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से किसी महिला के सिसकने हुए पूछा, क्या आप अतरा थाने से बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं अतरा कोतवाली से इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला बोल रहा हूँ। बताइए क्या बात है? उस महिला ने भर्राई आवाज में कहा, सर, नरनी रोड के पास अज्ञात लोगों ने मेरे पति प्रदीप चौराहा को हत्या कर दी है। मनोज कुमार शुक्ला ने कहा, आप कौन बोल रही हैं और हत्या नरनी रोड पर किस जगह हुई है? घटना स्थल की जगह ठीक से बताइए, जिससे हम वहां आसानी से पहुंच सकें। ज्योति ने कहा, सर, मेरा नाम ज्योति चौराहा है। आप नरनी रोड पर राजेंद्र नगर आ जाइए और प्रदीप नाम पूछ लीजिए। मोहल्ले के लोग उसे रामू के नाम से जानते हैं। वह मेरे पति का ही मकान है। ठीक है, हम जल्द ही पहुंच रहे हैं, कहकर इंस्पेक्टर मनोज शुक्ला ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। क्योंकि हत्या का मामला था, अतः उन्होंने आवश्यक पुलिस बल साथ लिया और घटना स्थल की ओर रवाना हो लिए। रवाना होने से पहले उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी सूचित कर दिया। थाने से राजेंद्र नगर की दूरी ज़्यादा नहीं थी, अतः कुछ ही देर में वह रामू के मकान पर पहुंच गए। उस समय वहां मकान के बाहर भीड़ जुटी थी और मकान के अंदर से चीख चीख कर रोने की आवाज़ें आ रही थी। वह सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ मकान की पहली मंजिल पर पहुंचे, जहां कमरे में मृतक की लाश पड़ी थी। कमरे के अंदर पड़े फोल्डिंग पलंग पर प्रदीप चौराहा की लाश पड़ी थी। उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से गला रेत कर की गई थी। मृतक के कपड़े खून से तरबतर थे। पलंग के नीचे फर्श पर भी खून जमा था। कमरे में एक छोटी मेज पड़ी थी। उस पर शराब की खाली बोतल व गिलास रखा था। बाजार का खाना भी पड़ा था। शायद प्रदीप ने कमरे में बैठकर शराब पी थी और आधा अधूरा खाना भी खाया था। मृतक की उम्र 40 वर्ष के आसपास थी और शरीर स्वस्थ था। इंस्पेक्टर मनोज शुक्ला अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी अभिनंदन, एसपी लक्ष्मी निवास मिश्र तथा डीएसपी जियाउद्दीन अहमद भी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा अनेक लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए तथा फिंगरप्रिंट भी उठाए। डॉग स्क्वाड ने भी घटनास्थल की जांच की। शव को सूंघ कर भागते हुए बगल वाले कमरे में गई और वहां कई चक्कर लगाए। उसके बाद वह जीना उतरकर मकान के पिछले दरवाजे से सड़क पर आई। वह कुछ दूर तक सड़क पर आगे बढ़ी, फिर वापस आ गई। इससे टीम ने अंदाजा लगाया कि हत्यारे हत्या करने के बाद बगल वाले कमरे में गए, फिर जीने से उतरकर पिछले दरवाजे से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों ने मकान खंगाला तो पाया कि मकान के जिस हिस्से में प्रदीप रहता था, वहां उसने सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। पुलिस अधिकारियों को लगा कि वह फुटेज के माध्यम से हत्यारों की पहचान कर लेंगे, लेकिन उन्हें निराशा तब हुई जब सीसीटीवी कैमरे बंद मिले।
तथा डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड डीवीआर भी गायब था। अधिकारी समझ गए कि हत्यारे बेहद चालाक हैं। उन्होंने योजना बनाकर तरीके से हत्या की थी और फरार हो गए। घटनास्थल पर मृतक की पत्नी ज्योति चौराहा मौजूद थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। रह रहकर वह बेहोश भी हो जाती थी। पुलिस अधिकारियों ने उसे धैर्य बताया और फिर पूछताछ किया, जो उसने बताया कि उसके पति प्रदीप चौरिया उर्फ रामू अतरा के हिंदू इंटर कॉलेज में लिपिक थे, लेकिन वह शराब के लती थे। कभी वह यार दोस्तों के साथ शराब पीकर घर आते थे, तो कभी घर बैठकर ही शराब पीते थे। बीती शाम भी वह शराब की बोतल लेकर घर वापस आए थे। साथ में बाजार से खाना भी पैक कराकर लाए थे। बाहर के खाने को लेकर उनकी पत्नी से कहासुनी भी हुई थी। वह अपनी बेटियों को लेकर बगल वाले कमरे में आ गई थी। उसके बाद वह शराब पीते रहे और उसे भद्दी भद्दी गालियां बकते रहे। उनकी आवाज़ जब बंद हो गई तो वह भी सो गई। सुबह वह सोकर उठी तो उसने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने पति को दरवाज़ा खोलने को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मन में घबराहट हुई तो उसने भूतल पर रहने वाली किराएदार राखी राठी को कॉल की और दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए कहा। राखी तब ऊपर आई और दरवाज़ा खोला। उसके बाद वह राखी के साथ पति के कमरे में पहुंची। वहां उसकी लाश पलंग पर पड़ी थी। यह देख उसके मुंह से चीख निकल गई। पति का गला कटा हुआ था। घटना की जानकारी उसकी सास निर्मला देवी व देवर संदीप चौराहा को हुई तो वे भी आ गए। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दिया। निरीक्षण और पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके की कार्रवाई निपटाकर प्रदीप के शव को पोस्टमार्टम हेतु बांदा के जिला अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद ज्योति की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। चूंकि लिपिक की हत्या का मामला संगीन था, इसीलिए एसपी अभिनंदन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और मामले के खुलासे के लिए इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला के नेतृत्व में एक टीम गठित की तथा निर्देशन एसपी लक्ष्मी निवास मिश्र को सौंप दिया। इस गठित पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रदीप की मौत सांस की नली व गले की हड्डी कटने तथा अधिक खून बहने से हुई थी। हत्या का समय रात 2-3 बजे के बीच बताया गया था। इसके बाद पुलिस टीम ने मृतक की पत्नी ज्योति से पूछताछ की तथा उसका बयान दर्ज किया। बयान में ज्योति ने कहा कि उसके पति की हत्या संपत्ति विवाद में की गई है। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके देवर संदीप उर्फ श्यामू ने की है। संपत्ति को लेकर उसके पति व देवर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। संदीप चौराहा संदेह के घेरे में आया तो पुलिस टीम ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन संदीप ने भाई की हत्या से साफ इनकार कर दिया। उसने बताया कि भाई की हत्या में ज्योति भाभी का ही हाथ है। भाभी का चरित्र पाक साफ नहीं है। भाभी से मिलने कोई युवक आता था। भाभी उसके साथ घूमने भी चाहती थी। उस युवक को लेकर भाभी भैया के बीच झगड़ा भी होता था। संदीप ने कहा कि सुराली के लिए भैया ने कमरे के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे और अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करा लिए थे ताकि वह भाभी की गतिविधियों पर नज़र रख सके। लेकिन सातिर भाभी ने फिर भी भैया को मरवा दिया। उन्होंने ही कैमरे बंद किए और डीवीआर गायब कर दिया। मृतक की मां निर्मला देवी तथा अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ किया। निर्मला देवी तथा पड़ोसियों ने भी ज्योति के चरित्र पर संदेह जताया। उन्होंने बताया कि ज्योति से मिलने अक्सर एक युवक आता था। ज्योति उसकी बाइक पर बैठकर
बाजार हाट भी जाती थी, लेकिन प्रदीप के घर से आने से पहले ही वह वापस आ जाती थी। अब तक की जांच पड़ताल में पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि प्रदीप की हत्या किसी नज़दीकी ने की है। प्रदीप की सबसे ज़्यादा नज़दीकी उसकी पत्नी ज्योति की थी, अतः पुलिस का शक ज्योति पर ही गया। पुलिस ने ज्योति से एक बार फिर पूछताछ की, लेकिन वह रोने धोने का नाटक करने लगी और संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। इस बीच पुलिस टीम ने बहाने से ज्योति का मोबाइल फ़ोन ले लिया। पुलिस ने ज्योति का मोबाइल फ़ोन खंगाला तो पता चला कि वह सोशल मीडिया से जुड़ी थी। पता किया तो वह नंबर बांदा के शुकुलपुआ निवासी संजय सिंह का निकला। पुलिस को घरवालों और पड़ोसियों की पूछताछ से पहले ही पता चल चुका था कि प्रदीप की गैर मौजूदगी में ज्योति के पास एक युवक आता था। ज्योति उस पुलिस का शक यूं ही नहीं गहराया था, बल्कि कई ठोस कारण थे। प्रथम, उसने हत्या की जानकारी अपनी सास, देवर व पड़ोसियों को नहीं दी थी। दूसरा, घर के अंदर बाहर जाने के दो रास्ते थे, मेन गेट तथा पीछे का दरवाजा। मेन गेट किराएदार राठी खोलती व बंद करती थी, जबकि पीछे का दरवाजा ज्योति। संभवतः पीछे के दरवाजे से ही हत्यारे आए थे और दरवाजा ज्योति ने ही खोला था। तीसरा अहम कारण था कि घटना सीसीटीवी फुटेज में न दिखे, इसीलिए ज्योति ने ही कैमरे बंद कर दिए और डीवीआर गायब कर दिया था। पुलिस टीम ने एक बार फिर से ज्योति चौराहा से पूछताछ की, लेकिन वह रोने धोने का नाटक करने लगी। उसने कहा कि पति की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। उसके पति की हत्या देवर संदीप ने की है, लेकिन पुलिस अब उसकी इस बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करने लगी। इस पर ज्योति ने कहा कि सर, मेरे ही पति की हत्या हुई है और आप लोग मुझे ही धमका रहे हैं, जैसे मैंने ही उन्हें मारा है। मेरे देवर ने पति की हत्या की है, आप लोग उसे क्यों नहीं पकड़ते? मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? भला मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? जांच के नाम पर आप लोग मुझे ज़्यादा परेशान करेंगे तो मैं आप लोगों की शिकायत बड़े साहब से कर दूंगी। ज्योति की बात सुनकर इंस्पेक्टर मनोज कुमार शुक्ला का चेहरा तमतमा गया और वह बोले, तुम हम लोगों की शिकायत कप्तान साहब से भले कर देना, लेकिन फिलहाल तुम मुझे यह बताओ कि तुम संजय सिंह से मोबाइल फ़ोन पर इतनी अधिक और लंबी लंबी बातें क्यों करती थी? संजय सिंह तुम्हारा कौन है? ज्योति ने कहा कि संजय सिंह मेरे मायके में पड़ोस में रहता है। अगर उससे बात कर लेती हूँ तो इसमें बुरा क्या है? मैं यह कहाँ कर रहा हूँ कि किसी से बात करना बुरा है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि प्रदीप की हत्या से पहले और बाद में संजय से तुम्हारी बात क्यों हुई थी? मनोज कुमार शुक्ला ने पूछा। इस बात से ज्योति के चेहरे का रंग उड़ गया। खुद को संभालते हुए उसने कहा, संजय सिंह से तो पिछले एक सप्ताह से मेरी कोई बात नहीं हुई है। आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मेरे पास गलत जानकारी नहीं है। यह देखो कॉल डिटेल्स, इसमें सब लिखा है कि तुमने कब कब उससे बातें की है। कॉल डिटेल्स दिखाते हुए इंस्पेक्टर शुक्ला ने उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला तो वह चुप हो गई। उन्होंने थोड़ी और सख्ती की तो ज्योति टूट गई। उसने पति की हत्या प्रेमी द्वारा कराने का जुर्म कबूल कर लिया। ज्योति चौराहा से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस हत्या में शामिल उसके प्रेमी संजय सिंह और संजय के दोस्त राघवेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में इस प्रेम प्रसंग की ऐसी कहानी सामने आई जिसमें ज्योति के प्यार के भंवर में फंसकर अपने ही पति की जीवन ज्योति बुझा दी। बुंदेलखंड का बांदा जिला यूपी राज्य का एक चर्चित जिला है। केन नदी के किनारे बसा यह शहर कई मायनों में मशहूर है। केन नदी से निकलने वाला सचर पत्थर आभूषणों की शोभा बढ़ाता है।
इस बहुमूल्य पत्थर का व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। इसी बांदा जिले का एक व्यावसायिक कस्बा अतर्रा है। अतरा से धार्मिक नगरी चित्रकूट काफी नजदीक है। इसी अतरा कस्बे में नरनी रोड पर राजेंद्र नगर मोहल्ले में राम प्रताप चौराहा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी निर्मला के अलावा 4 बेटे प्रदीप व संदीप थे। राम प्रदीप की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। कस्बे में उनका 2 मंजिला मकान था, साथ ही कुछ कृषि भूमि भी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में ही घर और जमीन का बंटवारा दोनों भाइयों के बीच कर दिया था। उनकी पत्नी निर्मला छोटे बेटे संदीप के साथ रहती थी। राम प्रताप चौरिया का बड़ा बेटा प्रदीप चौरिया और रामू अतरा कस्बा के हिंदू इंटर कॉलेज में लिपिक पद पर कार्यरत था। उसकी शादी ज्योति से करीब 8 साल पहले हुई थी। शादी के बाद कुछ सालों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच ज्योति ने 2 बेटियों को जन्म दिया। बेटियों के जन्म से जहां ज्योति खुश थी, वहीं उसका पति प्रदीप और सास निर्मला खुश नहीं थे। वे दोनों बेटा चाहते थे ताकि वंश बेल गतिमान बनी रहे। ज्योति खूबसूरत, पढ़ी लिखी, जवान व आधुनिक विचारों वाली युवती थी। वह 2 बच्चों की मां जरूर थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। ज्योति ने शादी से पहले जिस खूबसूरत राजकुमार के सपने संजोए थे, वैसा उसका पति नहीं था। उम्र में वह उससे बड़ा था और रंग भी सांवला था। बेमेल होने के कारण वह उसे पसंद नहीं करती थी। प्रदीप चौराहा सरकारी नौकरी में था। घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बावजूद ज्योति को यह बात हमेशा खलती रहती थी कि उसका पति उम्र में उससे बड़ा है। यही टीस कभी दर्द बन जाती तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाता। हालांकि झगड़ा प्रदीप को पसंद नहीं था, लेकिन वह मजबूर था। प्रदीप शराब का भी लती था। शराब पीकर घर आना फिर बकवास करना ज्योति को कतई पसंद नहीं था। इस बात को लेकर भी दोनों में कलह होती थी। लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया तो उनके संबंधों में दरार आने लगी। ज्योति को मोबाइल का शौक था। वह अक्सर फेसबुक खोलकर चैटिंग करने बैठ जाती थी। रात में घर के सारे काम निपटाकर ज्योति चैटिंग करने बैठती तो दूसरी ओर संजय सिंह ऑनलाइन मिलता, जैसे वह पहले से ज्योति का इंतजार कर रहा होता था। ज्योति से चैटिंग करने में संजय सिंह को भी बड़ा मजा आता था। ज्योति की प्यार भरी बातों से संजय की दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। ज्योति से चैटिंग करके वह तरोताजा महसूस करता था। चैटिंग द्वारा ज्योति और संजय एक दूसरे से घुल मिल गए थे। एक दिन संजय ज्योति से चैटिंग कर रहा था, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने पूछा, हेलो कौन? हेलो संजय, मैं ज्योति बोल रहा हूँ। वही ज्योति जिससे आप चैट कर रहे हो? संजय ने खुश होते हुए पूछा, ज्योति जी, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? ज्योति ने कहा, लगन सच्ची हो और दिल में प्यार हो तो सब कुछ मिल जाता है, नंबर क्या चीज है। ज्योति की आवाज में मिठास थी। उससे बातें करते हुए संजय को बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसने चैटिंग बंद करके पूछा, ज्योति भी आप रहती कहाँ हैं? अतर्रा कस्बे के नरैनी रोड पर राजेंद्र नगर मोहल्ला में। मेरे पति प्रदीप चौराहा हिंदू इंटर कॉलेज में लिपिक हैं। पति के साथ ही मैं रहती हूँ। और आप कहाँ रहते हैं? मैं बांदा शहर में सुकुलकुला मोहल्ले में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जॉब के सिलसिले में कभी कभी दिल्ली भी जाना पड़ता है। दोनों के बीच बातचीत हुई तो दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। अब उनकी रोज मोबाइल फोन पर बात होने लगी। कभी ज्योति संजय को फोन करती तो कभी संजय ज्योति को। उनके बीच अब रस भरी बातें होने लगी, हंसी ठिठोली भी होने लगी। उनके बीच प्रेम प्रसंग हो गए।
उन्माद की तरंगे दोनों तरफ से उठने लगी तो दोनों मिलने को उत्सुक हो उठे। एक रोज फोन पर बात करते समय संजय सिंह ने आमने सामने मिलने की इच्छा जताई। ज्योति ने पहले तो आनाकानी की, फिर मिलने को राजी हो गई। दोनों ने दिन, तारीख व समय भी निश्चित कर लिया। पहचान के लिए उन्होंने अपने पहनावे की भी जानकारी एक दूसरे को दे दी। निश्चित दिन, तारीख। संजय सिंह अतरा कस्बा स्थित एक रेस्तोरों में आ गया। वहां से उसने ज्योति को फोन किया तो ज्योति भी कुछ देर बाद रेस्तोरों में आ गई। पहनावे से दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। खूबसूरत ज्योति को संजय सिंह ने देखा तो पहली ही नज़र में वह उसके दिल में बस गई। ज्योति भी हैंडसम संजय सिंह को देखकर खुश हुई। उस रोज संजय व ज्योति के बीच खूब प्यार भरी बातें हुई। ज्योति ने संजय को अपना घर भी दिखा दिया, लेकिन सचेत किया कि वह घर तभी आए जब वह फोन करके बुलाए। इसके बाद संजय वह ज्योति की मोहब्बत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक रोज ज्योति का पति प्रदीप कॉलेज के काम से प्रयागराज गया तो ज्योति ने संजय को अपने घर बुला लिया। उस रोज न संजय अपने पर काबू रख सका और न ही ज्योति। दोनों सारी मर्यादाएं तोड़कर एक दूसरे में समा गए। संजय जहां जवानी में होश खो बैठा, वहीं ज्योति भूल गई कि वह बहता है। उसे न तो बच्चों के भविष्य की चिंता है और न ही पति के साथ विश्वासघात की अवैध संबंधों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर बढ़ता ही गया। प्रदीप जिस दिन कस्बे से बाहर जाता, उस दिन ज्योति आशिक संजय को घर बुला लेती और उसके साथ खूब रंगरलियां मनाती थी। संजय जब भी आता, ज्योति मकान के पिछले हिस्से का दरवाजा खोल देती और फिर उसी दरवाजे से बाहर भेज देती। वह ऐसा इसीलिए करती जिससे किसी को उसके आने की खबर न हो। दरअसल मकान का मेन गेट सड़क की ओर था, जिससे चहल पहल रहती थी, जबकि पीछे का दरवाजा सुनसान रहता था। ज्योति मकान के प्रथम तल पर रहती थी, जबकि भूतल पर किराएदार राखी रहती थी। वहीं मेन गेट खोलती व बंद करती थी। ज्योति की सास निर्मला छोटे बेटे के साथ अलग मकान में रहती थी। गर्म मिजाज के कारण उनकी ज्योति से नहीं पटती थी। ज्योति बड़ी सावधानी से अपने आशिक से मिलन करती थी। इसके बावजूद एक रोज उनका भांडा फूट गया। उस रोज उस घर के पिछले दरवाजे से किसी युवक को घर से बाहर निकलते समय सास निर्मला ने देखा तो उसका माथा ठनका। वह जान गई कि बहू कुलनी है। उन्होंने ज्योति से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रदीप से शिकायत कर दी। इस पर प्रदीप ने ज्योति से सवाल जवाब किया और पिटाई भी कर दी। पति की पिटाई में आग में घी डालने जैसा काम किया। वह प्रदीप को नापसंद तो कर पहले से ही करती थी, अब उसने उसे पूरी तरह दिल से निकालकर प्रेमी संजय को दिल में बसा लिया। इधर ज्योति की निगरानी के लिए प्रदीप ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए और अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिए ताकि वह पत्नी की गतिविधियों पर नजर रख सके। सीसीटीवी कैमरे लग जाने से ज्योति और संजय डर गए। संजय और ज्योति का मिलन भी बंद हो गया, लेकिन ज्योति शातिर दिमाग की थी। उसने प्रेमी से मिलने का दूसरा रास्ता निकाल लिया। वह सामान खरीदने के बहाने घर से निकलती और कस्बे के होटल में रूम बुक कराकर संजय को बुला लेती, फिर मिलन कर वापस आ जाती। घर के बाहर जाने को लेकर ज्योति और प्रदीप में खूब बहस होती और मारपीट भी हो जाती। ज्योति कहती, तुम मेरे पाँव में बेड़ियां डालना चाहते हो, लेकिन मैं स्वतंत्र जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। घर में कलह के कारण प्रदीप परेशान रहने लगा। वह शराब भी अधिक पीने लगा। संपत्ति को लेकर वह अपने छोटे भाई प्रदीप चौरिया से भी भिड़ जाता और मारपीट करता था। माँ को भी खरी खोटी सुनाता। जमीन के एक टुकड़े को लेकर उसका विवाद चल रहा था।
माँ उस टुकड़े को संदीप को देना चाहती थी, जबकि प्रदीप उस पर अपना अधिकार जमा रहा था। ज्योति अब तक पति की शराबखोरी, मारपीट व शक से ऊब चुकी थी। वह पति से छुटकारा पाकर प्रेमी संजय सिंह के साथ खुशहाल जीवन बिताने के सपने संजोने लगी थी। यही नहीं, वह पति को हलाल कर उसकी सरकारी नौकरी तथा संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहती थी। उसने इधर ज्योति और प्रदीप में इतना ज्यादा दरार पड़ गई थी कि उसका झगड़ा हर रोज किसी न किसी बात को लेकर होने लगा था। प्रदीप घर में खाना भी नहीं खाता था और बाजार से खाना लेकर घर आता था। वह शराब पीता, ज्योति को गालियां बकता, फिर खाना खाता था। 17 अप्रैल 2023 की सुबह अवैध संबंधों को लेकर ज्योति और प्रदीप में खूब झगड़ा हुआ। मार पीट कर जब प्रदीप कॉलेज चला गया तो ज्योति ने संजय को फोन कर घर बुला लिया। उसने संजय को स्पष्ट कहा कि वह यदि उसे अपनी बनाना चाहता है तो उसे उसके पति को ठिकाने लगाना होगा। उसकी मौत के बाद उसे सरकारी नौकरी तथा संपत्ति मिल जाए, फिर वह उससे शादी कर जीवन भर ऐश करेगी। चूंकि संजय सिंह ज्योति का दीवाना था, इसीलिए वह ज्योति के पति प्रदीप चौराहा की हत्या करने को राजी हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। संजय सिंह ने हत्या की इस योजना में अपने दोस्त राघवेंद्र सिंह को भी शामिल कर लिया। वह बांदा जिले के थाना मैलानी में रसड़ा गांव का रहने वाला था। दोस्ती और पैसों के लालच में उसका साथ देने को राजी हो गया। योजना के तहत संजय सिंह ने फोन कर राघवेंद्र सिंह को अतरा बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर एक तेज धार वाला चाकू अतरा बाजार से खरीदा और उसे सुरक्षित रख लिया। रात 10 बजे दोनों ने शराब पी और होटल में खाना खाया। फिर वह नरनी रोड आए और ज्योति के फोन का इंतजार करने लगे। इधर गुस्से से आग बबूला प्रदीप चौराहा देर शाम खाना व शराब की बोतल लेकर घर आया। कमरे में बैठकर उसने शराब पी और ज्योति को खूब गालियां बकी। उसके बाद वह आधा अधूरा खाना खाकर पलंग पर पसर गया। प्रदीप जब नशे में खर्राटे भरने लगा तो ज्योति ने योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और डीवीआर गायब कर दिया। इसके बाद वह दूसरे कमरे में आकर लेट गई। उसने दोनों बेटियों को भी सुला दिया। रात करीब 12 बजे जब सन्नाटा पसर गया तब उसने संजय सिंह को फोन कर घर बुलाया। संजय अपने दोस्त राघवेंद्र के साथ घर आया तो ज्योति ने चुपके से पीछे वाला दरवाजा खोलकर उन दोनों को घर के अंदर कर लिया। रात 2 बजे के लगभग ज्योति चौराहा संजय सिंह और राघवेंद्र सिंह प्रदीप के कमरे में पहुंचे। ज्योति और राघवेंद्र सिंह ने गहरी नींद में सो रहे प्रदीप के पैर दबोच लिए तथा संजय सिंह ने उसका गला रेत दिया। क्योंकि लाश ठिकाने लगाना नामुमकिन था, अतः उन तीनों ने प्लान भी तैयार किया। इस प्लान के तहत संजय सिंह ने ज्योति को दूसरे कमरे में बंद कर दिया, फिर दोनों फरार हो गए। प्लान के तहत ज्योति ने सुबह दरवाजा पीटना शुरू किया तथा प्रदीप को आवाज दिया। उसके बाद ज्योति ने किराएदार राठी को फोन कर बुलाया और बाहर से बंद दरवाजा खुलवाया। राखी के साथ ज्योति जब पति के कमरे में गई तो पलंग पर पति की लाश देखकर वह रोने धोने का नाटक करने लगी। 21 अप्रैल 2023 को पुलिस ने हत्यारोपी ज्योति चौराहा संजय सिंह तथा राघवेंद्र सिंह को बांदा कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जिला जेल भेज दिया गया। पिता की हत्या व मां के जेल जाने से मासूम दोनों बेटियां सहन गई। दोनों दादी निर्मला देवी के संरक्षण में रह रही हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल ग्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लिए
और इस कहानी को शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर हम ऐसी ही क्राइम की सच्ची घटनाएं लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिए, हमको इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली क्राइम की कहानी में। धन्यवाद।